नमस्कार, ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं नॉन स्टॉप न्यूज़ में। इससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक नॉन स्टॉप खबरें पहुँचा सकें। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे हैं अत्याचार। दरअसल बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, मुख्य रूप से गृह मंत्री के साथ किसान आंदोलन को लेकर ही उनकी चर्चा हुई। ऐसे बता दें कि हरियाणा सीएम ने कहा कि अगर शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चलता रहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। वहीं खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद का कानून लागू। दोषी होने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान इस नए कानून के तहत रखा गया है। बता दें कि इस कानून में जबरन धर्मांतरण को बड़ा अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून के मुताबिक जबरन धर्मांतरण के बाद शादी करने पर 4 से लेकर के 7 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस तरह से गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश के बाद लव जिहाद का कानून बनने वाला तीसरा प्रदेश जो है गुजरात बन गया है। कानून के प्रावधान में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो जबरन धर्मांतरण में लिप्त पाए जाएंगे। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद कानून को ऑफिशियली लागू कर दिया है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे का फॉर्मूला बता दिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर यहाँ पर नंबर इनको मिलने वाले हैं। वही रिजल्ट जो है 31 जुलाई को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजे के फॉर्मूले बता दिए हैं। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले से याचिकाकर्ता और जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने संतुष्टि जता दी है। 12वीं की कक्षा के रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित होंगे। सीबीएसई के अनुसार 12वीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल के मिले नंबरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कर्नाटक बीजेपी में उठने लगी है सीएम येदियुरप्पा को हटाने की मांग। पार्टी एमएलसी ने कहा कि उनकी जगह किसी और को लाया जाए। दरअसल खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर एक बार फिर से राजनीतिक कर्नाटक जो है कर्नाटक में राजनीतिक नाटक कर्नाटक में शुरू हो गया है। बीजेपी के भीतर कुछ एमएलए मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का एग्जिट चाहते हैं। इसी मसले को सुलझाने के लिए बीजेपी महासचिव अरुण सिंह कर्नाटक दौरे पर हैं। लगातार एक एक करके विधायकों से बैठक ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी एमएलसी के एच विश्वनाथ ने नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आम जनता की सरकार को लेकर के राय नकारात्मक है। साथ ही येदियुरप्पा की पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया गया है। बगावत के सुर आरोपों में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर बगावत के सुर आरोपों में उस वक्त ही तब्दील हो गए थे जब बीजेपी के ही हुगली धारवाड़ वेस्ट एमएलए अरविंद बिल्लाद ने कहा कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। नहीं लिंक किया तो इस बार परेशानियां बढ़ सकती हैं। भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीखों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। अब आप 30 जून 2021 तक पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं, जो पहले 31 मार्च 2021 तक रखी गई थी। वैसे तो सरकार पहले भी पैन को आधार से लिंक करने की तारीखों को बढ़ाती आई है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इसको आगे बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपको बता दें कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो क्या होगा। दरअसल पैन कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत रिटर्न फाइल करने वालों को होती है। हर वित्तीय लेन देन में इसमें अंकित नंबर प्रयोग में आता है। इसके अलावा कई बार बैंक या फिर अन्य किसी जगह KYC के लिए भी इसका उपयोग होता है। भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य करते हुए कहा था कि सभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड की नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा।
डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में एक बार फिर से आज देशव्यापी प्रदर्शन होने वाला है। लाखों चिकित्सक इसमें भाग सीधी तरीके से लेने वाले हैं। बता दें कि आज 18 जून को डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम रखा दिया गया है। इस दिन डॉक्टर काले कपड़े, बैज, बैंड पहन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देश भर में ये विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं IMA का दावा है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में 8 से लेकर के 9 लाख डॉक्टर शामिल होंगे, जिसमें 3.5 लाख IMA के और बाकी अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन के होने वाले हैं। इस मुद्दे पर हमारी टीम ने खास बातचीत IMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेले से की है। आज से शहरों के 40 अस्पतालों में स्पुतनिक V टीके उपलब्ध होने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में फोर्टिस हेल्थ केयर ने यहां पर गुरुवार को बीते दिन एक घोषणा की है कि भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत तीसरा कोरोना वायरस रोधी टीका स्पुतनिक V शनिवार से गुड़गांव और मोहाली स्थित उनके अस्पतालों में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीके का भंडारण सीधे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से खरीदा गया है। निजी अस्पताल श्रृंखला ने एक बयान में कहा कि 2 खुराक वाला टीका फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम और फोर्टिस अस्पताल मोहाली में उपलब्ध होगा। आने वाले दिनों में चरणवार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 शहरों के फोर्टिस अस्पतालों में टीके उपलब्ध होंगे। फोर्टिस हेल्थ केयर के MD और CEO डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी के अनुसार फोर्टिस सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि अधिक से अधिक भारतीयों को पूरे टीके लग जाएं। और अब चलिए अगली बड़ी खबर को जाने। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक सीधे बिना किसी रुकावट के नॉन स्टॉप न्यूज रोजाना पहुँचा सकें। तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबा करके। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन के यहाँ पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। खबर आ रही है कि रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार की तरफ कदम उठाते हुए सरकार ने सरकारी उपक्रम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की हुई मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया है कि OFB के अंतर्गत आने वाले गोला बारूद, हथियार और दूसरे अन्य सैन्य साजो सामान की सभी 41 फैक्ट्रियों को 7 अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कॉर्पोरेटाइजेशन के से OFB की काम करने की शैली में काफी हद तक बदलाव आने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ नेताओं को भड़का रहा है नकली प्रशांत किशोर। पुलिस ने यहां पर इनकी तलाश शुरू की है। पंजाब के लुधियाना में नकली प्रशांत किशोर ने कांग्रेसी नेताओं की नाक में दम कर रखा है। ये शख्स प्रशांत किशोर की आवाज निकाल करके कांग्रेसी नेताओं को फोन कर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का लालच देकर के नेताओं से पैसे की मांग की जा रही है। अब लुधियाना पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीके की आवाज में यानी कि प्रशांत किशोर की आवाज में कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस हाईकमान से 2022 विधानसभा की टिकट दिलाने का दावा कर रहा है। पार्टी में ऊंचा ओहदा दिलाने का लालच देकर के कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी करता है। अब लुधियाना पुलिस के डिवीजन नंबर 6 में अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके नकली पीके की तलाश शुरू कर दी गई है। चिराग पासवान जल्द ही मैदान पर सड़क पर उतरने वाले हैं। संघर्ष यात्रा की यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP में टूर के बाद अब सबकी नजरें चिराग पासवान पर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी में हुई बगावत के बाद चिराग पासवान अब आगे क्या करेंगे? पार्टी पर कब्जा किस गुट का होगा? ये तो चुनाव आयोग और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगा, लेकिन राजनीतिक तौर चिराग का अगला कदम अहम रहने वाला है। हमारी टीम को मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान अपने सहयोगियों और समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खराब तबीयत से उबर रहे चिराग पासवान जल्द ही दिल्ली से पटना रवाना होंगे और चिराग पासवान अपना ज्यादा समय बिहार में बिताना चाहते हैं ताकि पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सके।
दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था पर 2 लाख करोड़ का असर देखने को मिला है। जीडीपी पर इस बार इसका सीधा असर नहीं होगा। खबर आ रही है कोरोना महामारी से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। बता दें कि इसके लिए जो महामारी के प्रभाव का आकलन करने में जुटी है, जिससे सही रास्ते लाने के विकल्प तैयार किए जा सकें। ऐसे में लोग भी सरकार की तरफ मुंह करके खड़े हैं और वो सरकार से किसी भी तरह के बेल आउट उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने दूसरी लहर से आर्थिक नुकसान का आकलन कर दिया है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके अनुसार बता दें कि इस बार की अर्थव्यवस्था का सीधा असर जीडीपी पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका जीडीपी पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल गतिविधियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो इस तरह इकोनॉमिक आउटपुट पर 2 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हुई हैं। डीटीसी ने एक बार फिर से 1000 बसों की खरीद ठंडे बस्ते में डाल दी है। बीजेपी ने केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। खबर आ रही है कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने 1000 बसों की खरीद को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके बाद से बीजेपी ने प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। डीटीसी के प्रबंध निदेशक की ओर से 11 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि 1000 बसों की खरीद और उनके वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी को अगले आदेश तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उपराज्यपाल द्वारा जांच बिठाने के चलते खरीद प्रक्रिया रोकी गई है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। हालांकि दिल्ली सरकार ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल द्वारा जांच बिठाने के चलते खरीद प्रक्रिया रोकी गई है, ये बातें जो है कही गई हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। नॉन स्टॉप खबरों में बस आपको यहीं तक का जो है खबर देना था। इससे पहले आगे की खबरों को जानने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।